Good morning, student. Kavita Nandwani is here, your assistant teacher. Yesterday class I discussed with the chapter number 3 Nazism and the rise of Hitler part 2. Today I discussed with the chapter number 3 part 3 Nazism and the rise of Hitler. I discuss also the content, the destructions, democracy, Hitler's rise to power, introduction to Hitler. ठीक है, टुडे आई डिस्कस द कंटेंट ऑफ दिस चैप्टर reconstruction by Hitler, the Nazi world views. Firstly I discuss reconstructions. देखो अभी हमने पढ़ा था कि जो लास्ट कंटेंट था उसके अंदर हिटलर की जो पावर थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। जर्मनी के हार जाने पर उसकी जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था कंप्लीट होने के बाद उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। ठीक है, तो अब हिटलर ने सोचा कि मैं दोबारा से अपनी पावर को इंक्रीज़ करूं। अब जिस तरह से उसने अपनी पावर को इंक्रीज़ किया उस सारी स्टोरी को हम रिकन्स्ट्रक्शंस में स्टडी करेंगे। देखो हिटलर ने क्या किया, हिटलर ने असाइन कर दी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इकोनॉमिक रिकवरी। देखो इकोनॉमिक रिकवरी का मतलब होता है बिजनेस जिससे हमें पैसा मिल सके। इकॉनमी मतलब मनी का लेन देन जिसको बोल देते हैं, जिससे ग्रोथ रेट हमारा इंक्रीज़ होता है। अगर आपके पास पैसे होंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं। सेम ऐसे ही हिटलर की सोच थी। हिटलर ने क्या किया, उसने अपनी सारी इकोनॉमिकली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो हॉलमार्क नाम के एक व्यक्ति को, शख्स को दे दी। और उसका जो एम था हॉलमार्क का वो सिर्फ ये था कि वो प्रोडक्शन लेवल को इंक्रीज़ कर दे। प्रोडक्शन लेवल को इंक्रीज़ करने से एम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी अपने आप बेसिकली उसके साथ क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। जब प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज़ होगा, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होगा तो आपके देश की जीडीपी जो ग्रोथ है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है, वो ऑलरेडी इंक्रीज़ हो जाता है। और जिस देश की जीडीपी ज़्यादा होती है वो देश, वो कंट्री जो है वो ग्रोथ करता है। ये पॉलिसी आज से प्रीवियस टाइम पर, लास्ट एंशियंट टाइम पर भी हिटलर के माइंड में थी, तो उसने यही पॉलिसी को यूज़ किया और हॉलमार्क शख्स जो नाम का व्यक्ति था उस पर उसकी इकोनॉमिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। और उस पर्सन ने काफ़ी अच्छा काम किया और उस पर्सन के जो काम करने पे हमें पता चलता है उस टाइम पर भी जो वैगनार कार बनी वो इंडिया की सबसे बेस्ट कार के नाम से फेमस हुई। और वो उसी की, उस पर्सन की हॉनेस्टी कह लो, लेबर कह लो, उसका इफ़ेक्ट था जिससे कि दोबारा से जर्मनी का नाम जो था वो पर्सन्स के माउथ पर आने लग गया कि जर्मनी में वो कार जो है वो बनाई गई है, जिससे अदर कंट्री में भी क्या हुआ, ग्रोथ होनी शुरू हो गई। अब ये इसका इफ़ेक्ट किस पे पड़ रहा था, हिटलर पे, क्योंकि हिटलर ही ये सब कुछ कर रहा था अपनी पावर को दोबारा से इंक्रीज़ करने के लिए। हिटलर ने क्या किया, उसको सक्सेस मिली। हिटलर एक्वर्ड क्विक सक्सेस इन द मोस्ट ऑफ द फील्ड इन फॉरेनर पॉलिसीज टू। उसने फॉरेनर्स के लिए क्या बना दी, पॉलिसीज़ बना दी, रूल्स रेगुलेशंस बना दिए, जिससे क्या हुआ उसको मतलब उसको इसका गुड रिज़ल्ट मिला। उसने क्या किया, 1938 में ही गेव द स्लोगन, उसने 1938 में एक स्लोगन दिया, वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर। एक व्यक्ति, एक संघ, एक नेता। ठीक है, इसकी आड़ में, इसके बिहाफ पे उसने क्या किया, पोलैंड के राज्य को अपने साथ मिला लिया। अब क्या है, फ्रांस और इंग्लैंड जो क्या थे, काफ़ी अपसेट थे जर्मनी की जो वर्साई ट्रीट हुई थी उससे, तो वो भी इनडायरेक्टली इस चीज़ में आना चाहते थे। ठीक है, अब जो यूएसए था
यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका था, वो सेकेंड वर्ल्ड वार में नहीं आना चाहता था। क्यों नहीं आना चाहता था? क्योंकि वो फर्स्ट वर्ल्ड वार से काफ़ी फेड अप हो चुका था। ठीक है, बट अब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था और उस सेकेंड वर्ल्ड वार का जो एंड है वो यूएसए ने जब जापान पे एटम बम फेंका 1945 में, तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वार का एंड हो गया। बट जो हिटलर था वो अभी इस पर भी नहीं रुका। हिटलर ने क्या किया? उसने अपनी जो क्विक सक्सेस उसको मिल रही थी, एक के बाद एक सफलता उसको मिल रही थी, उसने क्या किया? उसने धीरे धीरे अपने किंगडम को बढ़ाना शुरू कर दिया। उसने क्या किया कि 1933 में उसने ग्रीनलैंड को अपने अंडर किया, फिर 1936 में उसने ऑस्ट्रेलिया को अपने अंडर किया और 1938 में उसने अगेन अपने स्लोगन को रिपीट कर दिया, वन पीपल वन एम्पायर एंड वन पीपल वन एम्पायर एंड वन पर्सन। ठीक है, इसमें उसने क्या किया? अब उसने जो स्पीकिंग की स्लोगन को लेकर, उसके बिहाव पर जितने लोग थे वो उसके साथ जुड़ गए। क्यों? क्योंकि जो हिटलर क्या था, अभी हमने लास्ट कंटेंट में स्टडी किया था कि ही वाज अ गुड स्पीकर। वो एक बहुत अच्छा वक्ता था। उसकी जितनी भी वर्डिंग थी वो पर्सन्स को क्या करती थी? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती थी। इसी तरह से जितनी और कंट्रीज़ थी, जितनी और कंट्रीज़ के मेंबर्स थे, वो भी धीरे धीरे क्या हो गया? हिटलर के साथ जुड़ते चले गए। अब हिटलर क्या था? दोबारा से अपनी पावर में आ गया। अब जब पावर में आ गया तो उसने क्या किया? अभी हमने लास्ट कंटेंट में जैसे स्टडी किया था कि हिटलर ने अपनी पावर को फुल फॉर्म में लाकर क्या किया था? डिक्टेटरशिप यूज़ की थी। डिक्टेटरशिप मैंने आपको बताया था कि जो रूल एंड रेगुलेशन, जो लॉ एंड सिस्टम हिटलर ने बना दिए वो ओके रहेंगे, सभी को वो मानने पड़ेंगे। अगर मान लो कोई पर्सन उसको नहीं मानता है तो उसको पनिश किया जाएगा। उस पर्सन के पास अपना कोई राइट नहीं होता। वो ऐसी जो सिस्टम होता है, ऐसा जो किंग होता है, उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उसको हम डिक्टेटरशिप बोल देते हैं। अब जो नेक्स्ट हमारा कंटेंट है वो हम स्टडी करेंगे द नाजी आइडियोलॉजी। मतलब जो हिटलर था उसने अपनी नाजी पार्टी बनाई। अब नाजी पार्टी बनाने के लिए उसने क्या किया? नाजी पार्टी बनाने के लिए जो उसकी सोच थी, जो उसकी थॉट थी, वो ये थी कि सभी पर्सन जो हैं वो इक्वल नहीं होते हैं। उसने कहा कि जो आर्यंस हैं, जो रेस के घोड़े हैं, जो पार्टिसिपेट करते हैं, वो सभी क्या हैं? डिज़ायरेबल हैं, और जो अदर पर्सन है वो अनडिज़ायरेबल है। अगर हम हिटलर की बात में सोचें तो हिटलर के अकॉर्डिंग जो पर्सन अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज़ कर सकता था वो पर्सन डिज़ायरेबल था। मीन्स जो पर्सन हिटलर के अकॉर्डिंग बेबी बर्थ कर सकता था, उसके पास ये कैपेसिटी थी कि वो कंट्री की पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करे, वो पर्सन डिज़ायरेबल था। और जो अदर पर्सन थे वो क्या थे? अनडिज़ायरेबल थे। अब देखो, अब इससे हमें पता चलता है कि जो हिटलर था उसने वर्ल्ड व्यू, उसका मतलब जो संसार को देखने का उसका जो नज़रिया था वो कैसा था? उसने ये कंसेप्ट रखा कि जो डिज़ायरेबल पर्सन्स हैं सिर्फ उन्हें ही रहने का राइट है। वो जर्मनी में वही लोग रह सकते हैं जो लोग डिज़ायरेबल हैं, और जो लोग अनडिज़ायरेबल हैं उनको वो मारने के लिए भी तैयार हो जाता था। वो उसका सोचना था कि ऐसे पर्सन सिर्फ अपनी कंट्री पर एज अ बर्डन होते हैं, और बर्डन को वो रखना नहीं चाहता था, क्योंकि वो चाहता था कि उसकी जो जर्मनी है वो वर्ल्ड की नंबर 1 कंट्री बन जाए। और उसने अपनी बाउंड्री से लगने वाले जितने भी लिंक बाउंड्रीज थी उन सब पर उसने क्या किया? कंसंट्रेट किया, और ज्योग्राफिकली उसे अपनी जर्मनी में मिलाने के लिए
तैयार हो गया। अब इस चीज़ को हम वैसे भी स्टडी कर सकते हैं। डेन वॉज द नेचुरल साइंटिस्ट हु ट्राई टू एक्सप्लेन द क्रिएशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखो, अब जो डेन था वो क्या, ड्राइविंग जो था वो नेचुरल साइंटिस्ट था। नेचुरल साइंटिस्ट मतलब जो प्रकृति के बारे में, प्राकृतिक विज्ञान को जानते हैं, उसने एक्सप्लेन करने के लिए ये ट्राई किया कि जो एनिमल्स हैं और जो प्लांट हैं वो भी क्या हैं, वो हमारी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रखते हैं। हमारी लाइफ के साथ साथ वो किसी कंट्री के लिए भी इम्पॉर्टेंट पार्ट रखते हैं। अब इस बात पर जो नाजी थे उन्होंने आर्ग्यूमेंट दिया कि वाज अ सिंपल द स्ट्रॉन्गेस्ट रेस would survive and their 3 months would cheers the Aryan race was the thinnest in had in the purity become stronger and dominate the world। अब उन्होंने कहा कि 3 मंथ्स के ड्यूरिंग जो है आर्यंस की पावर जो है वो स्ट्रोंगर हो जाएगी। प्योरी स्ट्रोंगर होने पर वो क्या करेगी, संसार के अंदर अपनी जर्नी को वो डोमिनेट कर देगी, उसको बढ़ा देगी, जिससे क्या होगा कि उसका जोग्राफिकली एरिया जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा और एरिया बनने पर वो मदर कंट्री बन जाएगा और वो क्या कर सकता है, अपने अकॉर्डिंग सेटलमेंट कर सकता है। ठीक है, इस तरह से जर्मनी, हिटलर ने क्या किया कि उसने ग्राफिकली जो है जर्मनी से रिलेटेड जितना भी एरिया था, जितने भी उसके नेबरहुड्स कंट्री थी, उन सबको धीरे धीरे अपने अंदर मिलाना स्टार्ट कर दिया। अब जब नाजी पार्टी एस्टेब्लिश हो गई, हिटलर पावर में आ गया, तो क्या हुआ, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द राइकल स्टेट। अब जैसे क्विकली वो पावर में आया, उसने अपने अकॉर्डिंग जर्मन्स जितने भी लोग थे उनको अच्छी अच्छी पावर पर, मतलब अच्छी अच्छी पोस्ट पर रखना शुरू कर दिया। अब सिर्फ और सिर्फ क्या था, नाजी का राज चलता था। नाजी लोग कौन होते थे, जो हिटलर के समर्थक होते थे वो सारे क्या थे, नाजी पर्सन थे। अब नाजी और जब्स दो तरह के पर्सन हमें इसमें स्टडी करने को मिले। जब्स जो थे वो अनडिज़ायरेबल पर्सन थे। अभी मैंने बताया कि जो पर्सन पॉपुलेशन को इंक्रीज़ कर सकते थे, हमारे सॉलिडरी सिस्टम को इंक्रीज़ कर सकते थे, हमारी सेना को इंक्रीज़ कर सकते थे, वो सभी डिज़ायरेबल थे अकॉर्डिंग टू हिटलर। ठीक है, बाकी अदर जो पर्सन थे वो अनडिज़ायरेबल थे, और जो अनडिज़ायरेबल पर्सन थे उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड था वो काफ़ी बैड इफ़ेक्टिव था। मतलब उनके पास खाने के लिए खाना नहीं था, ठीक है, रहने के लिए जगह नहीं थी। बट जो आर्यन से वो पावर में आ रहे थे, ठीक है, उनके रहने के लिए अलग अलग जगहें बना दी गई थी। बट अब हिटलर को इससे भी, मतलब वो इतने में भी नहीं रुका और उसने अपनी पावर को और इंक्रीज़ करने के लिए उसने क्या किया, उसने जो अनडिज़ायरेबल एरिया था, उसको लग रहा था कि वो कंट्री पर बर्डन है, उसने अनडिज़ायरेबल एरिया में किलिंग गैस जो थी वो छोड़ दी। ठीक है, और कुछ पर्सन्स को सेल्स में डाल दिया, जिससे क्या हुआ, जो अनडिज़ायरेबल एरिया था कंट्री का वो उसको ख़त्म करना चाहता था। ठीक है, और इससे क्या हुआ, नेक्स्ट फेसिस आया 1939 से लेकर 1945 में। 1945 इसलिए भी फेमस है क्योंकि अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वार को कंप्लीट करने के लिए, रोकने के लिए जापान में 1945 में एटम जो था वो एटम बॉम्ब, न्यूक्लिक बॉम्ब का यूज़ किया था। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द थर्ड पार्ट ऑफ द लेसन नंबर 3, नाजिज्म एंड द राइज पावर ऑफ Hitler. Tomorrow I will come with the next content of the chapter number 3, Nazism and the rise power of Hitler. Thank you student. Have a nice day. Take care.